हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएएस पीसीएस केंद्र। फ्रेंड्स, मॉडर्न हिस्ट्री के रिवीजन लेक्चर सीरीज के अंतर्गत ये नेक्स्ट लेक्चर है। पिछले लेक्चर्स को अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर उन लेक्चर्स को भी ज़रूर देख सकते हैं। और पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, तो आप जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। एक एक करके सारी बातों को डिस्कस करते हैं। यहाँ तक तो बातें हो चुकी है। ब्रिटिश साम्राज्यवाद की बात की जाए तो इन्होंने अपने विस्तार के लिए किन किन नीतियों को फॉलो किया। मुख्य रूप से ये दो नीतियों को फॉलो करते हैं। एक तो ये डायरेक्ट युद्ध करते थे, युद्ध के द्वारा किसी भी स्टेट्स को अपने अंडर में ले लेते थे। ठीक, तो एक तो ये नीति हो गई युद्ध के द्वारा। एग्जाम्पल के रूप में ये सब मैंने लिख दिया है, ये सब डिस्कस किया भी जा चुका है। उसके बाद इसके साथ साथ मुख्य रूप से अगर बात की जाए तो कूटनीतिक डिप्लोमेटिक नीति को भी ये फॉलो करते थे। डिप्लोमेटिक पॉलिसी को भी इन्होंने फॉलो किया, जिसके अंतर्गत आप ये एग्जाम्पल्स ध्यान रख सकते हैं, जैसे घेरे की नीति हो गई, सहायक संधि हो गई, व्यापक सिद्धांत। इनको अभी हम डिटेल्स में देखने वाले हैं। तो ये सारी बातें हैं। ठीक है, युद्ध के द्वारा ये ट्राई करते थे और उसके बाद जो बचा खुचा बच जाता था तो उसको जो डिप्लोमेटिक इनकी पॉलिसी थी उनके थ्रू अपने अंडर में लेने का ये प्रयास करते हैं। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए, घेरे की नीति की बात की जाए, घेरे की नीति को आप रिंग फेंस की नीति के नाम से जानते हैं, द पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस। ठीक है, इसका अनुसरण किसके द्वारा किया जाता है? उस समय बंगाल का जो गवर्नर जनरल होता है, कौन होता है? वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा इस नीति को फॉलो किया जाता है, इस नीति का अनुसरण किया जाता है। और रिंग फेंस, ये नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे, फेंसिंग आप देखे हैं ना, खेत के चारों तरफ जो फेंसिंग की जाती है या फिर बाउंड्री पर ऊपर तारों की फेंसिंग की जाती है सुरक्षा प्रदान करने के लिए। तो उसी लॉजिक को यहाँ पर अप्लाई कीजिए, आसानी से इस बात को समझ जाएंगे। मान लीजिए ये ब्रिटिश कंपनी, ब्रिटिश साम्राज्य है, जहाँ तक ब्रिटिश साम्राज्य एस्टेब्लिश हो चुका है। ठीक, तो इसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा, ठीक, उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल होता था, तो इसके द्वारा इस नीति को फॉलो किया जाता है, इस नीति का अनुसरण किया जाता है। किसके द्वारा? वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा। ये नाम जरूर ध्यान रख लीजिए, किसके द्वारा? वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा। ठीक है, ये मान लीजिए ब्रिटिश साम्राज्य है, जहाँ तक भी एस्टेब्लिश हो चुका है, तो इसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए, ब्रिटिश कंपनी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसके जो अगल बगल के स्टेट्स होते हैं, अगल बगल के जो स्टेट्स होते हैं, इनके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने का प्रयास किया जाता है। मतलब देखने के लिए ऐसा प्रतीत होता है कि मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने का ये प्रयास कर रहे हैं। भले अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो ये रूल करने का ही प्रयास करते हैं, ठीक, लेकिन डायरेक्ट रूल नहीं कर सकते हैं, धीरे धीरे अपना पैर पसारते हैं। ठीक है ना, ये बात आप समझ पा रहे होंगे। तो अगल बगल के स्टेट से ये घेरे की नीति, ये द पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस है, इसको क्यों अपनाते हैं? वॉरेन हेस्टिंग्स की बात की जाए, उस समय वॉरेन हेस्टिंग्स होता है, और इस नीति को किसके द्वारा फॉलो किया जाता है? वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा। तो ये नाम जरूर ध्यान रख लीजिएगा। तो ये इसलिए ताकि ये मान लीजिए ब्रिटिश साम्राज्य हो गया, इसके चारों तरफ जो स्टेट्स हैं इनके साथ अगर ये मैत्रीपूर्ण संबंध बना लेते हैं तो बाहर के जो स्टेट्स हैं या फिर इनके जो दुश्मन हैं, अंग्रेजों के जो दुश्मन है, वो इन पर अटैक नहीं कर पाएंगे डायरेक्टली, इनको इससे सुरक्षा मिल जाएगी। तो यही इनका मकसद होता है उस समय। तात्कालिक रूप से बात की जाए तो यही इनका मकसद होता है, ताकि इनको सुरक्षा मिल सके। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बफर जोन्स बनाकर। बफर जोन्स का मतलब आप समझ रहे हैं, मान लीजिए ब्रिटिश साम्राज्य है तो इसके चारों तरफ बफर का मतलब बफर स्टेट्स का मतलब ये हुआ कि ये जो स्टेट्स है ना, चारों तरफ से दूसरे स्टेट से दबा हुआ है, चिपका हुआ है, उसमें फंसा हुआ है। ठीक, तो ये क्या करते हैं? रिंग फेंस के तहत बफर जोन्स बनाकर कंपनी की सीमाओं की रक्षा करना। इस नीति के तहत घेरे की नीति की बात की जाए, द पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस की बात की जाए, तो इसका उद्देश्य क्या होता है? बफर जोन्स बनाकर कंपनी की सीमाओं की रक्षा करना। और इसका अनुसरण किसके द्वारा किया जाता है? वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा किया जाता है। मराठा और मैसूर के साथ जो युद्ध होता है उसमें भी ये इस नीति की बात की जाए, घेरे की नीति की बात की जाए, तो ये प्रतिबिंबित होती है। आप देखेंगे कि आगे जब ये जीतेंगे तो ये अपनी कठपुतली, मतलब कठपुतली शासक, पपेट रूलर बिठाकर अप्रत्यक्ष रूप से उस पर शासन करने का प्रयास करते हैं। बाद में तो देखिए यहाँ तक घेरे की नीति की बात की जाए या फिर सहायक संधि की बात की जाए, तो यहाँ तक तो आप देखेंगे तो ऐसा प्रतीत होगा कि मैत्रीपूर्ण संधि करने का ये प्रयास कर रहे हैं, मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने का ये प्रयास कर रहे हैं। कहाँ तक? सहायक संधि तक आप देखेंगे। लेकिन इसके आगे आप देखेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्यापकता का सिद्धांत, जो डलहौजी का व्यापकता का सिद्धांत होता है, यहाँ तक तो आप देखेंगे कि मैत्रीपूर्ण संबंध है, अप्रत्यक्ष रूप से ये रूल करने का प्रयास करेंगे, शासन करने का प्रयास करेंगे किसी भी स्टेट पर जहाँ पर इनका डायरेक्ट शासन स्थापित नहीं हो पाया है, वहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से शासन करने का ये प्रयास करेंगे यहाँ तक। ठीक है, लेकिन डलहौजी का जो व्यापकता का सिद्धांत आता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, उसके तहत तो डायरेक्ट अपने अंडर में ही ले लिया जाता है स्टेट्स को। मतलब वहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से शासन स्थापित हो जाता है, प्रत्यक्ष रूप से शासन किया जाने लगता है। तो ये बात आप समझ पा रहे होंगे, यहाँ तक मैत्रीपूर्ण संबंध देखने को प्रतीत होगा। ठीक, तो ये सारी बातें। हाँ, रिंग फेंस की बात की जाए तो इस नीति के तहत जिनके साथ एग्रीमेंट किया जाता है, तो देखिए वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा इस नीति के तहत ये वादा तो किया जाता है कि हम आपकी मदद करेंगे, क्योंकि जो स्टेट्स होते हैं उनको भी तो अपने दुश्मनों से खतरा होता है ना। तो जिनके साथ ये नीति, इस नीति के तहत संधि की जाती है रिंग फेंस के तहत,
तो रिंग फेंस के भीतर जो शामिल राज्य होते हैं उनको मदद करने का वादा किया जाता है, उनको सहायता करने का वादा किया जाता है, बट उनके स्वयं के खर्चों पर। मतलब रिंग फेंस के भीतर शामिल जो राज्य होते हैं उनको उनके स्वयं के खर्चों पर बाहरी आक्रमण के विरुद्ध सैन्य मदद देने का भरोसा किया जाता है। किसके द्वारा? वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा, कि हम सैन्य मदद तो देंगे, सैन्य मदद देंगे, बट खर्चा किसको उठाना पड़ेगा? उस स्टेट को उठाना पड़ेगा, उस स्टेट को उठाना पड़ेगा। ये बात आप समझ पा रहे होंगे। हाँ, इसी का विस्तार जो होता है ना, ये आप देखेंगे, इसी का विस्तार है वेलेजली का जो आगे संधि आएगी, ये वाली संधि, सहायक संधि, इसी का एक्सपेंशन है, घेरे की नीति का एक्सपेंशन है। ये बात आप समझ सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा इस नीति को फॉलो किया जाता है। इस बात को आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। बाकी सारी बातें मैंने आपको समझा दी हैं। उसके बाद सहायक संधि की बात की जाए, सब्सिडरी अलायंस की बात की जाए, तो ये बात आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। ये बात आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा कि सहायक संधि की बात करें तो इस संधि का प्रयोग सबसे पहले वेलेजली के द्वारा नहीं किया जाता है भारत में। किसके द्वारा किया जाता है? डुप्ले के द्वारा। डुप्ले कौन है? फ्रांसिस डुप्ले की बात की जाए तो ये फ्रांसीसी गवर्नर होता है और ये पहला यूरोपीय है, प्रथम यूरोपीय है जिसके द्वारा सहायक संधि का प्रयोग किया जाता है। कहाँ पर? भारत में। भारत में सबसे पहले सहायक संधि का जो प्रयोग किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है? डुप्ले के द्वारा। ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, बाद में व्यापक रूप से इसका प्रयोग किया जाता है 1798 से लेकर 1805 तक। किसके द्वारा? वेलेजली के द्वारा। वेलेजली का जो टाइम पीरियड होता है, शासनकाल होता है, आपको पता ही होगा, 1798 से 1805 तक ये रहता है। तो उसी टाइम पीरियड में इस संधि को व्यापक रूप से प्रयोग करता है। हाँ, ये मैं आपको समझा चुका हूँ कि सहायक संधि एक प्रकार की मैत्री संधि ही है, तो ऐसे समझने के लिए ध्यान रख सकते हैं। इसके तहत अप्रत्यक्ष रूप से शासन करने का प्रयास करेंगे। भले देखने को ये मैत्रीपूर्ण संबंध है, बट कोशिश इनकी यही होगी शासन करने की। अप्रत्यक्ष रूप से ही करेंगे, बट करने का प्रयास जरूर करेंगे। यहाँ देख भी लेंगे आप इस संधि के तहत कौन कौन सी शर्तें मनवाई जाती हैं। जैसे इसकी जो विशेषताएं होती है, कहने का मतलब इस संधि के तहत कौन कौन सी बातें आती हैं, एक बार देख ही लीजिए। बस इनको रटने की आपको जरूरत नहीं है, बस रिवीजन के क्रम में एक दो नज़र देखते रहिएगा, समझने का इनको प्रयास कीजिए। देखिए, सबसे पहले तो बात की जाए तो इस संधि के तहत भारतीय राजाओं की बात की जाए तो इनके जो विदेशी संबंध होंगे ये कंपनी के अधीन होंगे। मतलब डायरेक्ट विदेशी संबंध को स्थापित नहीं कर सकते थे भारतीय राजा इस संधि के तहत। तो आप खुद ही सोचिए कैसा मैत्रीपूर्ण संबंध है। तो भारतीय राजाओं की बात की जाए तो इनका जो विदेशी संबंध होगा कंपनी के अधीन होगा और ये कोई युद्ध नहीं करेंगे। और अन्य राज्यों के साथ जो विचार विमर्श की बात की जाए तो ये कंपनी ही करेगी। भारतीय राजाओं की बात की जाए तो ये अगर अन्य राज्यों के साथ विचार विमर्श करना चाहते हैं तो ये कंपनी ही करेगी। ठीक है, तो ये बात आप समझ रहे हैं। समझने के लिए ये सब पढ़ते रहिएगा। उसके बाद बात कीजिए जो बड़े राज्य होते हैं तो वहाँ पर देख लीजिए अंग्रेजी जो है ना, वहाँ पर बड़े राज्य में अपनी सेना रखेंगे। जो अंग्रेज हैं अपनी अंग्रेजी सेना रखेंगे, लेकिन खर्च किसको देना पड़ेगा? राज्य को देना पड़ेगा। खर्च किसको देना पड़ेगा? राज्य को देना पड़ेगा। और अंग्रेजी जो सेना वहाँ पर होगी उसका कमान भी किसके हाथ में होगा? अंग्रेज अधिकारी के हाथ में होगा। तो ये बात भी आप समझ सकते हैं। तो इन बातों को समझते जाइए और पढ़ते जाइए, तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद देखिए राज्य की बात कीजिए, जो भी राज्य है ना, तो राज्य की जो राजधानी होगी उसमें एक अंग्रेज रेजिडेंट रखना होगा। मतलब जो भी राज्य है जो इस संधि के तहत आएगा, कौन सी संधि? सहायक संधि। तो उस राज्य की जो राजधानी होगी वहाँ पर एक अंग्रेज रेजिडेंट जरूर होगा। ठीक, तो ये बात भी आप ध्यान रख सकते हैं। हाँ, राज्य की बात की, राज्य जो है ना बिना अनुमति के किसी भी यूरोपियों को सेवा में नहीं रखेगा। किसी भी यूरोपियों को, अन्य यूरोपियों को सेवा में नहीं रखेगा, सर्विस में नहीं रखेगा, अपने यहाँ नौकरी नहीं देगा। ठीक है, ये बात आप समझ पा रहे हो, किसी भी यूरोपियों को सेवा में नहीं रखेगा। और इस संधि के तहत क्या किया गया? कंपनी जो होगी ना, कंपनी क्या करेगी? राज्य की रक्षा करेगी शत्रुओं से। ठीक है, ये बातें कही गई। उसके बाद बात की जाए तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। कंपनी की बात की जाए तो जो कंपनी होगी ना, राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। राज्य के जो आंतरिक मामले होंगे उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। नहीं के लिए यहाँ पर मैंने क्रॉस लगा दिया है। यहाँ पर सेवा नहीं देने का, सेवा में नहीं रखेंगे तो इसको क्रॉस लगा दिया है। तो आप इस बात को समझ लीजिएगा, लिखा नहीं है तो यह क्रॉस इसीलिए लगाया है, नहीं के लिए। ठीक है, तो कन्फ्यूज नहीं होइएगा। तो ये सारी बातें हैं, आप देख ही रहे हैं कंट्रडिक्शन। इधर की तरफ अंग्रेज अधिकारी रख रहे हैं, सेना रख रहे हैं, वहाँ पर उनके खर्च भी भारतीय राज्यों को उठाना पड़ेगा। ठीक है, राजाओं का आपने देख ही लिया कि वो किसी के साथ युद्ध नहीं कर सकते हैं। किसी अन्य राज्य के साथ वो विचार विमर्श करना चाहते हैं तो कंपनी ही करेगी। बाकी यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि कंपनी जो है ये राज्य की रक्षा करेगी शत्रुओं से। तो बट खर्च तो उठाना पड़ रहा है ना, ये बात आप समझ पा रहे होंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो ये अप्रत्यक्ष रूप से ही शासन करने का प्रयास कर ही रहे हैं। हाँ, तो हाँ, संधि के तहत आए हुए जो राज्य होते हैं, सबसे पहले जो इसके तहत आता है वो कौन सा आता है? हैदराबाद का निजाम। हैदराबाद आता है 1798 में, 1798 में। तो ये जरूर ध्यान रख लीजिएगा। सबसे पहले सहायक संधि के अंतर्गत जो राज्य आता है वो कौन सा आता है इसके अंडर में? हैदराबाद। ये बात आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा, 1798 में। उसके बाद आ जाएगा आपको मैसूर। आपको पता है 1799 में टीपू, चौथा जो युद्ध होता है, आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, उसमें टीपू मारा जाता है। ठीक है, उसके बाद ये अपनी कठपुतली वहाँ पर बिठा देंगे।
तो मैसूर 1799 में, हैदराबाद 1798 में, सबसे पहले ये जरूर ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद मैसूर ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद तंजौर हो गया। उसके बाद अवध। तो जिनको हाईलाइट किया इनको तो आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद रिवीजन के क्रम में ये देखते रहिएगा, क्रम से लिखा हुआ है, कभी क्रम पूछ ले तो वहाँ पर आसानी से आप सही आंसर को टिक लगा पाएंगे। तो हैदराबाद, उसके बाद मैसूर, फिर तंजौर, फिर अवध है, फिर पेशवा 1801 में, बराड़ के जो भोसले होते हैं 1803 में, फिर सिंधिया आ जाते हैं इसके अंडर में। 1804 में सहायक संधि की बात की जाए तो इसके अंतर्गत। उसके बाद जोधपुर आ जाता है, फिर जयपुर, मच्छेरी, बूंदी, भरतपुर। ठीक, ये क्रम से ही लिखा हुआ है। 1818 में ये सब आ जाते हैं, लेकिन सबसे पहले जोधपुर, फिर जयपुर, मच्छेरी, बूंदी, भरतपुर। ईस्वी की बात की जाए तो 1818 में, 1818 में ये सहायक संधि के अंतर्गत ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत आ जाते हैं। हाँ, होलकर का जो होलकर की बात की जाए तो ये अंतिम मराठा होते हैं इस संधि के तहत आने वाले, इस संधि के अंतर्गत आने वाले, सहायक संधि के अंतर्गत आने वाले अंतिम मराठा कौन होते हैं? होलकर होते हैं 1818 में। तो ये बात भी आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद चलिए बात करते हैं, उसके बाद आता है आपका हड़प का सिद्धांत, व्यापकता का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसके तहत तो डायरेक्ट ही अपने अंडर में ले लेंगे, अप्रत्यक्ष नहीं प्रत्यक्ष रूप से रूल करने का यहाँ से प्रयास करना शुरू कर देंगे। इसका नाम, अन्य नाम क्या है? शांतिपूर्ण विलय की नीति। इसका प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया जाता है। लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल जो होता है आपको पता है, टाइम पीरियड 1848 से 56 तक ये रहता है। ठीक है, हाँ, ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा कि 1804, 1798 से 1805 तक कौन रहता है? वेलेजली रहता है। उसके बाद भी सहायक संधि की बात की जाए तो व्यापक रूप से किसके द्वारा इसका अनुसरण किया जाता है? लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। 1798 से 1805 तक रहता है, लेकिन उसके बाद भी आप देख रहे हैं ना, 1818 में जोधपुर, जयपुर, मच्छेरी, बूंदी, भरतपुर। बाद में आप देखिए होलकर, अंतिम मराठा जो होता है होलकर, ये भी इस सहायक संधि के अंतर्गत ब्रिटिश साम्राज्य में आ जाता है। तो वेलेजली के बाद भी जो शासक आते हैं उनके द्वारा इस नीति को, इस सहायक संधि को फॉलो किया जाता है, उसका अनुसरण किया जाता है। ये मैं समझाने के लिए यहाँ पर अभी आया था, तो ये बात आप समझ पा रहे होंगे। हाँ, तो व्यापकता के सिद्धांत की बात की जाए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की बात की जाए तो ये नाम, अन्य नाम ध्यान रख लीजिएगा, शांतिपूर्ण विलय की नीति। इसका प्रयोग किया जाता है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। लॉर्ड डलहौजी की बात की जाए तो इसका जो टाइम पीरियड होता है, शासनकाल होता है, ये कब तक रहता है? 1848 से 1856 तक। डलहौजी की बात की जाए तो देखिएगा, लॉर्ड डलहौजी की बात की जाए तो ये क्या करता है ना, गोद लेने की जो प्रथा होती है ना, इसको समाप्त कर देता है। क्योंकि बहुत सारे जो साम्राज्य थे, जैसे मराठा की बात कर लीजिए, जो पेशवा होते थे, ठीक है, तो पेशवाओं की बात कर लीजिए तो देखिए वहाँ पर वंशानुगत जो भी शासक आते थे, पेशवा की बात कर ली जाए तो वो वंशानुगत प्रथा होती है। ठीक है, तो वंशानुगत में देखिए, मान लीजिए किसी का पुत्र नहीं हुआ तो वो गोद लेते थे। तो जो गोद लेते थे, जो दत्तक पुत्र होता था, मतलब जिसको वो गोद लिए हुए होते थे, वो आगे रूल करता था। तो इस प्रथा को ही समाप्त कर दिया जाता है, किसके द्वारा? डलहौजी के द्वारा। दत्तक पुत्र का जो, यहाँ देख लीजिए, ये मैंने लिख भी दिया है, गोद लेने की जो प्रथा होती है इसको समाप्त कर दिया जाता है। जो दत्तक पुत्र होते हैं ना, जिनको गोद लिया जाता है, तो जो गोद लिए हुए जो पुत्र होते हैं, दत्तक पुत्र जो होते हैं ना, उनसे जागीर जब्त कर ली गई, किसके द्वारा? डलहौजी के द्वारा। और पेंशन भी बंद कर दिया जाता है। एग्जाम्पल के रूप में आप ध्यान रख सकते हैं, जैसे बाजीराव द्वितीय के जो दत्तक पुत्र होते हैं, नाना साहब, काफ़ी फेमस नाम है, आप पढ़ेंगे आगे जब 1857 की क्रांति देखेंगे, तो उनको भी, उनकी भी जागीर जब्त कर ली जाती है, पेंशन को बंद कर दिया जाता है। ठीक, तो ये सारी बातें हैं। हाँ, तो ये तो मैंने, चलिए आपको बता दिया, महत्वपूर्ण बात थी, डलहौजी से संबंधित ये महत्वपूर्ण बात थी। बाकी इसके अंतर्गत व्यापकता के सिद्धांत की बात की जाए तो इसके अंतर्गत जो राज्य आते हैं, कुल 8 राज्य आपको आएंगे। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। सबसे पहले कौन आता है? सतारा आता है। सतारा आएगा 1848 में। इंपॉर्टेंट बात है, क्रम से आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा, पहला जरूर ध्यान रख लीजिएगा और आखिरी भी जरूर ध्यान रख लीजिएगा। पहला तो आप जरूरी ध्यान रख लीजिएगा, सतारा, उसके बाद क्रम से आप ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। फिर 1849 में कौन आएगा? जैतपुर और संबलपुर आ जाएगा। फिर बघाट आ जाएगा 1850 में। उदयपुर आ जाएगा 1852 में। झांसी 1853 में। नागपुर 1854 में। अवध की बात की जाए तो 1856 में। और अवध की बात करें तो 1856 में इसको कुशासन के आरोप में, मतलब ये कहकर कि वहाँ पर शासन अच्छे से नहीं चलाया जा रहा है, कुशासन के आरोप में, मिस गवर्नेंस के आरोप में इसको अपने अंडर में ले लिया जाता है। व्यापकता के सिद्धांत के अंतर्गत इसको अपने अंडर में, अवध को, ठीक, हड़प के नीति के अंतर्गत। तो ये सारी बातें हैं, मतलब विश्वासघात हो जाता है अवध के साथ, ये बात आप समझ लीजिएगा, ठीक है ना। तो 1856 में कुशासन के आरोप में अपने अंडर में ले लिया जाता है, ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत इसका विलय करा लिया जाता है अवध का 1856 में कुशासन के आरोप में। इंपॉर्टेंट बात थी, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। बाकी क्रम से जरूर ध्यान रख लीजिएगा, सबसे पहले सतारा, उसके बाद जैतपुर, संबलपुर, ये पहला जरूर ध्यान रख लीजिएगा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हैं। उसके बाद ये सारी बातें हो चुकी हैं, आगे बात कर लेते हैं जो ब्रिटिश भारत होता है ना, ब्रिटिश भारत,
उसके जो सीमावर्ती देश होते हैं उनके साथ संबंध कैसा होता है, कौन कौन से युद्ध होते हैं, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको मैंने यहाँ पर, सारी बातें इंपॉर्टेंट जो हो सकती हैं उनको मैंने यहाँ पर लिख ही दिया है, आप देख लीजिए। जैसे आंग्ल नेपाल संबंध की बात की जाए तो आंग्ल नेपाल जो संबंध होता है, तो देखिए यहाँ पर भारत की ओर से पहला जो अभियान छेड़ा जाता है मीर कासिम के द्वारा 1762 में छेड़ा जाता है नेपाल के विरुद्ध 1762 में, बट उसमें मीर कासिम पराजित ही होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद ये महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रख सकते हैं, आंग्ल नेपाल जो युद्ध होता है, अंग्रेजों और नेपाल के बीच में जो युद्ध होता है, जैसे ब्रिटिश इंडिया की बात की जाए तो उस समय ब्रिटिश इंडिया को रूल कौन कर रहा था, नाम ही है ब्रिटिश इंडिया, मतलब जो मुख्य रूप से रूलर थे वो कौन थे, अंग्रेज थे। तो आंग्ल नेपाल जो युद्ध होता है 1814 से 16 तक, तो ये आप टाइम पीरियड भी जरूर ध्यान रख लीजिएगा, 14-16 इसके समय में होता है, लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में होता है। देखिए गवर्नर जनरल वायसराय की बात कर लीजिए, मतलब ये जो सबको एक ही साथ हम टेबल में देख लेंगे, उनका टाइम पीरियड देख लेंगे, क्रम से देख लेंगे, और उनके समय में कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं, ये सारी चीज़ें एक टेबल के माध्यम से एक ही जगह देख लेंगे। उसके बाद अलग से आपको ये रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भले चलिए रिविजन के क्रम में ये सब चीज़ें देखते रहिएगा कि कौन सा महत्वपूर्ण कार्य के समय कौन गवर्नर था, गवर्नर जनरल था, चाहे वायसराय था, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, बट रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब उनको हम एक साथ देख लेंगे कोई कन्फ्यूजन भी नहीं रहेगा। फिलहाल तो देखते चलिए, आंग्ल नेपाल जो युद्ध होता है 1814-16 में, तो उस समय कौन होता है, लॉर्ड हेस्टिंग्स होता है। ये जो युद्ध समाप्त होता है किस संधि के तहत, सगौली की संधि। तो ये संधि जरूर ध्यान रख लीजिएगा, 1816 में सगौली की संधि के तहत आंग्ल नेपाल युद्ध समाप्त होता है। तो आंग्ल नेपाल जो युद्ध होता है, सगौली की संधि, ये जरूर ध्यान रख लीजिएगा, सगौली की संधि आंग्ल नेपाल के साथ ये संधि होती है, ठीक है। उसके बाद आंग्ल बर्मा संबंध की बात कर लीजिए, तो इनके साथ जो पहला युद्ध होता है, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की बात की जाए तो 1824 से 1826, इस समय कौन होता है, लॉर्ड एमहर्स्ट होता है। गवर्नर जनरल की बात की जाए तो ये जो युद्ध समाप्त होता है यांडू की संधि के तहत 1826 में, तो ये संधि जरूर ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद दूसरे युद्ध की बात की जाए, दूसरा जो आंग्ल बर्मा युद्ध होता है, इस समय लॉर्ड डलहौजी होता है 1854। अभी तो आपने देखा है लॉर्ड डलहौजी का जो शासनकाल होता है 1848 से 56 तक, 54 तक, तो उसी के बीच में 1852 आएगा। तो इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, जब सभी गवर्नर जनरल वायसराय को टेबल के माध्यम से एक क्रम में देख लेंगे और उनके समय में कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं वो सब देख लेंगे, तो आसानी से ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर कोई संधि नहीं होती है। दूसरा जो युद्ध होता है, तीसरा जो युद्ध, देखिए जो भी महत्वपूर्ण बातें हो सकती है ना, उन महत्वपूर्ण बातों को यहाँ पर मैंने लिख दिया है। ज़्यादा यहाँ पर आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, जितना यहाँ पर लिखा है इतनी बातें अगर ध्यान रखते हैं तो आपका काम हो जाएगा। बाकी जो महत्वपूर्ण बातें हो सकती हैं, महत्वपूर्ण जो युद्ध हुए हैं, आंग्ल मैसूर युद्ध, मराठा युद्ध, कर्नाटक युद्ध, ठीक है ना, कर्नाटक का जो युद्ध होता है, आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, ठीक। तो ये सारी चीज़ें जो हैं पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं, आंग्ल जो सिख युद्ध है। उसके बाद ये सब जो युद्ध, ये सारे जो युद्ध हैं ना, जो ब्रिटिश इंडिया और जो सीमावर्ती देश हैं, पड़ोसी देश हैं, उनके साथ होता है, वो सब हैं। तो इनमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। तीसरे युद्ध की बात की जाए तो ये युद्ध होता है 1885 में, आंग्ल बर्मा युद्ध की बात कर ली जाए तो, ठीक है ना। आंग्ल बर्मा आपको पता है ना, म्यांमार जो है ना, इसी को बर्मा कहा जाता था। तो तीसरा जो युद्ध होता है, तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 में होता है। उस समय अंग्रेजों की तरफ से बात की जाए तो कौन होता है, लॉर्ड डफरिन होता है, और इसमें अंग्रेज विजयी होते हैं। उसके बाद बात करते हैं, उसके बाद आंग्ल तिब्बत संबंध की बात की जाए तो इसमें बस इतना ध्यान रख लीजिएगा, यंग हस्बैंड अभियान, ठीक। इस अभियान की बात की जाए तो देखिए ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा, लॉर्ड कर्जन ने कर्नल यंग हस्बैंड के नेतृत्व में एक मिशन भेजा, कहाँ पर, तिब्बत में। यहाँ ध्यान रख लीजिएगा, कर्नल का नाम क्या है, कर्नल यंग हस्बैंड, किसके द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। तो ये यंग हस्बैंड है ना, इसी के नाम पर इस अभियान का नाम क्या है, इस मिशन का नाम क्या है, यंग हस्बैंड अभियान। तिब्बत के लिए ये मिशन भेजा जाता है, तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा, तिब्बत के लिए यंग हस्बैंड अभियान, ये इंपॉर्टेंट है। और तिब्बत के साथ एक संधि होती है, लहासा की संधि, आपको पता है कि लहासा कहाँ पर है, तो ये रटने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, 1904 में ये एक संधि होती है। उसके बाद अंग्रेजों और अफगानों की बात की जाए, आंग्ल अफगान संबंध की बात की जाए तो इनके साथ जो पहला युद्ध होगा, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध की बात की जाए तो 1839-42, ये टाइम पीरियड मोटा मोटी आप ध्यान रख सकते हैं। प्रारंभ की बात की जाए तो जब ये युद्ध प्रारंभ होता है, उस समय गवर्नर जनरल की बात कर लीजिए तो भारत का जो गवर्नर जनरल होता है वो कौन होता है, लॉर्ड ऑकलैंड होता है। और जब ये युद्ध समाप्त होता है तो उस समय कौन होता है, लॉर्ड एलिनबरो। तो ये रटने की जरूरत तब नहीं पड़ेगी जब हम टाइम वो देख लेंगे, एक ही साथ सभी गवर्नर जनरल और वायसराय को देख लेंगे। फिलहाल अभी इनको देखते चलिए, ठीक है। उसके बाद तो जो अफगान का शासक होता है दोस्त मोहम्मद, वो सरेंडर कर देता है, आत्मसमर्पण कर देता है। उसके बाद गद्दी पर किसको बिठा दिया जाता है, शाह शुजा को। यही शाह शुजा, इसी के द्वारा कोहिनूर हीरा प्रदान किया जाता है, उपहार में दिया जाता है किसको,
रणजीत सिंह को। ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ, अगर जो रेगुलर वीडियोज को देख रहे होंगे उनको कोई कन्फ्यूजन नहीं हो रहा होगा। उसके बाद दूसरे आंग्ल अफगान युद्ध की बात की जाए, ये टाइम पीरियड आप देख सकते हैं 1878 से 1880। इस समय जो भारत का गवर्नर जनरल होगा वो कौन होगा, लॉर्ड लिटन होगा। और ये युद्ध जो समाप्त होगा किस संधि से, गंडमक की संधि से। गंडमक, तो ये नाम जरूर ध्यान रख लीजिएगा, गंडमक की संधि। दूसरा जो आंग्ल अफगान युद्ध होता है ये इस संधि के तहत, इस संधि से समाप्त होता है। उसके बाद तीसरा जो आंग्ल अफगान युद्ध होता है 1919 में होता है, और ये युद्ध समाप्त होता है किस संधि से, रावलपिंडी की संधि से। तो ये बात भी आप ध्यान रख लीजिए। उसके बाद ये सारी कुछ बातें हैं, आगे हम बात करने वाले हैं 1857 की जो क्रांति होगी, उसके पहले जो प्रारंभिक विद्रोह होते हैं, जनजातीय विद्रोह हो गए या फिर जो भी सैन्य विद्रोह हो गए या सिविलियन विद्रोह जो होते हैं। ठीक, तो ये सारे विद्रोह हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।